हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों, राजनीति विज्ञान या नागरिक शास्त्र की अध्यायवार प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत आज की इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं आप सभी लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 8, जिसके अंतर्गत राजनीतिक विचारधाराओं से संबंधित उदारवाद का अर्थ, परिभाषा एवं विशेषताओं तथा मान्यताओं से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इंक्लूड किया गया है। उदारवाद से जुड़े हुए जितने भी विचारक हैं उनसे बनने वाले सभी क्वेश्चंस को इस वीडियो में इंक्लूड किया गया है, जो आप सभी की आगामी परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी, प्रोक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और यूजीसी नेट जेआरएफ परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं उनसे निवेदन है कि आगे की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट जारी रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो आइए साथियों, देख लेते हैं टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट नंबर 8 और उसके अंतर्गत उदारवाद से जुड़े हुए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है, आज के वीडियो का पहला प्रश्न है, उदारवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया? ऑप्शन ए 17वीं शताब्दी में, ऑप्शन बी 18वीं शताब्दी में और ऑप्शन सी 19वीं सदी में और ऑप्शन डी 16वीं सदी में। राइट आंसर क्या होगा? आप सभी लोग फटाफट कमेंट करें। राइट आंसर इस प्रश्न का होगा ऑप्शन नंबर ए, उदारवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 17वीं शताब्दी में किया गया था। अगला प्रश्न है, उदारवाद का मूल कहाँ प्राप्त होता है? ऑप्शन ए यूनानी दर्शन में, ऑप्शन बी भारतीय दर्शन में और ऑप्शन सी फ्रांसीसी दर्शन में, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी में। दोस्तों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ये है, उदारवाद का मूल जो है वो यूनानी दर्शन में प्राप्त होता है। आप सभी लोग जानते हैं कि जॉन लॉक को उदारवाद का जनक माना जाता है और उदारवाद के विकास में जॉन लॉक की भूमिका को स्पष्ट करते हुए एम सेलिगर ने द लिबरल पॉलिटिक्स ऑफ जॉन लॉक में लिखा है कि लॉक ऐसा पहला राजनीतिक दार्शनिक था जिसने आधुनिक उदारवाद को चिंतन की विस्तृत और प्रभावशाली पद्धति के रूप में प्रस्तुत किया। वहीं लॉक की टू ट्रीटीज ऑफ सिविल गवर्नमेंट ऐसी रचना है जिसके अंतर्गत उसने उदारवादी अवधारणा का सर्वप्रथम प्रतिपादन किया है। तो प्रश्न पूछा जाए कि उदारवादी अवधारणा का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया, तो जॉन लॉक ने किया। किस पुस्तक में किया है? तो टू ट्रीटीज ऑफ सिविल गवर्नमेंट में किया गया है और इन्हीं को जो है उदारवाद का जनक भी माना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, उदारवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य क्या है? ऑप्शन ए किसी साध्य के लिए एक साधन है, ऑप्शन बी स्वयं साध्य है और ऑप्शन सी आंशिक रूप से साधन और आंशिक रूप से साध्य है और ऑप्शन डी ना साध्य है और ना साधन है। राइट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर ए। उदारवादी सिद्धांत की मान्यता है कि राज्य किसी साध्य के लिए एक साधन के रूप में स्थापित हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सकारात्मक उदारवादी है? ऑप्शन ए ग्रीन, ऑप्शन बी स्मिथ, ऑप्शन सी मैकफर्सन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। उदारवादी विचारधारा को दो भागों में बांटा गया है। एक हो गया आपका सकारात्मक उदारवाद और दूसरा हो गया नकारात्मक उदारवाद। प्रश्न में पूछा गया कि सकारात्मक उदारवादी कौन है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ग्रीन जो है वो सकारात्मक उदारवादी माने जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, फ्रीमैन किस तरह का विचारक है? ऑप्शन ए व्यक्तिवादी, ऑप्शन बी आदर्शवादी, ऑप्शन सी सकारात्मक उदारवादी और ऑप्शन डी नकारात्मक उदारवादी। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, फ्रीमैन सकारात्मक उदारवादी विचारधारा से जुड़े हुए प्रमुख विचारकों में सम्मिलित है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, यदि उदारवाद विवेक पर आधारित सामाजिक संबंधों के पुनः कथन की प्रक्रिया है तो उदारवाद की तार्किक परिणति का सर्वोत्तम स्पष्टीकरण है। ऑप्शन ए समाजवाद का उदय, ऑप्शन बी सामाजिक विच्छिन्नता और ऑप्शन सी मार्क्सवाद का शक्तिवर्धन और ऑप्शन डी लोकतंत्र का सुनिश्चयन। राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, समाजवाद का उदय। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, उदारवादियों का लक्ष्य क्या है? ऑप्शन ए समाजवादी व्यवस्था की स्थापना, ऑप्शन बी अधिनायकवादी व्यवस्था की स्थापना और ऑप्शन नंबर सी है हस्तक्षेप पर आधारित मुक्त व्यापार व्यवस्था की स्थापना और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उदारवाद का मुख्य उद्देश्य है हस्तक्षेप पर आधारित मुक्त व्यापार की व्यवस्था की स्थापना करना। अगला प्रश्न है दोस्तों, जिसमें कहा गया है उदारवाद एक निश्चित दर्शन के रूप में
कब अस्तित्व में आया? ऑप्शन ए 19वीं सदी में, ऑप्शन बी 18वीं सदी में, और ऑप्शन सी 17वीं सदी में, और ऑप्शन डी जो है 16वीं सदी में। राइट आंसर आपका क्या होगा? राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए 19वीं सदी में। उदारवाद को एक निश्चित दर्शन बनाने का श्रेय J.S. मिल, एडम स्मिथ, वो हर्बर्ट स्पेंसर जैसे विचारकों को जाता है। उदारवादी विचारक व्यक्तिगत स्वतंत्रता व राज्य की सत्ता को परस्पर विरोधी मानते हैं और इस कारण वह इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि सर्वोत्तम राज्य वह है जो न्यूनतम शासन करे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, उदारवाद का सर्वाधिक विकास कहाँ हुआ है? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी इटली, और ऑप्शन डी इंग्लैंड। राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, उदारवाद का सर्वाधिक विकास इंग्लैंड में हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, उदारवाद स्वतंत्रता के लिए तीव्र उत्तेजना है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए गार्नर का, ऑप्शन बी लास्की का, ऑप्शन सी बेंथम का, और ऑप्शन डी रूसो का। राइट आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से सकारात्मक उदारवादी विचारक हैं? ऑप्शन ए रस्किन, ऑप्शन बी कॉलरिज, ऑप्शन सी सिस्मंडी, और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। राइट आंसर आप सभी लोग फटाफट कमेंट करें, क्या होगा इसका? राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रस्किन, कॉलरिज और सिस्मंडी, ये सभी सकारात्मक उदारवादी विचारकों के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। वहीं अब बात कर लेते हैं, फ्रेडरिक हेयक व मिल्टन फ्रीडमैन जो हैं वो प्रमुख नव उदारवादी सिद्धांतकार हैं और हेयक ने अपनी पुस्तक रोड टू सर्फडम यानी दास्ता के पथ पर में लिखा है कि निर्देशित अर्थव्यवस्था व्यक्तियों को अव्यक्त ज्ञान का इतना उपयोग नहीं कर सकती जितना बाजार अर्थव्यवस्था कर सकती है। इसके अनुसार आर्थिक नियोजन का रास्ता सर्वाधिकारवाद की ओर ले जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन सी विचारधारा उदारवाद की विरोधी है? ऑप्शन ए आदर्शवाद, ऑप्शन बी मार्क्सवाद, ऑप्शन सी व्यक्तिवाद, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मार्क्सवाद जो है वो उदारवादी की विरोधी विचारधारा है। वहीं आपको बता दें, नौ उदारवाद जो होता है उसका जो प्रवर्तक है वो नोजिक को माना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंग्लैंड में उदारवाद का सबसे बड़ा प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन ए लाक, ऑप्शन बी ग्रीन, ऑप्शन सी हाब्स, और ऑप्शन डी लास्की। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, इंग्लैंड में उदारवाद का सबसे बड़ा प्रतिपादक लाक को माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रसिद्ध उदारवादी लाक किस प्रकार की शासन व्यवस्था का समर्थक था? ऑप्शन ए राजतंत्रात्मक, ऑप्शन बी तानाशाही, ऑप्शन सी प्रजातंत्रात्मक, और ऑप्शन डी कुलीन तंत्र। राइट आंसर क्या होगा आप सभी लोग फटाफट कमेंट करें। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए बनेगा, लाक जो है राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था का समर्थक था। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है दोस्तों, सकारात्मक उदारवाद के अनुसार राज्य के प्रकारों का सर्वोत्तम स्पष्टीकरण है। ऑप्शन ए राज्य के प्रकारों में नैतिकता निहित है, ऑप्शन बी नैतिकता का प्रवाह कानून से होता है राज्य से नहीं, ऑप्शन सी नैतिकता द्वारा नागरिकों तथा राज्य को अनुशासित किया जाता है, और ऑप्शन डी राज्य का कोई सकारात्मक नैतिक कार्य नहीं है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, उदारवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? ऑप्शन ए अंग्रेजों ने, ऑप्शन बी फ्रांसीसियों ने, ऑप्शन सी स्पेनिश राजनीतिक दलों ने, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उदारवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अंग्रेजों के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, राज्य एक आवश्यक बुराई है, यह विचार किस विचारधारा से संबंधित है? ऑप्शन ए सकारात्मक उदारवाद से, ऑप्शन बी नकारात्मक उदारवाद से, ऑप्शन सी समाजवाद से, और ऑप्शन डी साम्यवाद से। राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, नकारात्मक उदारवाद जो है राज्य को एक आवश्यक बुराई के रूप में मानता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, उदारवादी व्यवस्था में राज्य के कार्य क्या है? ऑप्शन ए उत्पादन पर नियंत्रण, ऑप्शन बी जनता को अधिकतम सेवा प्रदान करना, ऑप्शन सी जनता की सभी गतिविधियों को नियंत्रित करना, ऑप्शन डी न्यूनतम भूमिका होना।
तो राज्य के कार्यों के बारे में राइट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर डी। उदारवाद जो है वो ये मानता है कि राज्य के कार्य जो है उनकी न्यूनतम भूमिका होनी चाहिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, उदारवाद मानव स्वभाव को कैसा मानता है? ऑप्शन ए स्वार्थी, ऑप्शन बी दयालु और ऑप्शन सी उत्साही और ऑप्शन डी अविवेकी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उदारवाद मानव स्वभाव को उत्साही मानता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पुलिस राज्य का विचार किससे संबंधित है? ऑप्शन ए साम्यवाद से, ऑप्शन बी उदारवाद से, ऑप्शन सी फांसीवाद से और ऑप्शन डी आदर्शवाद से। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पुलिस राज्य का विचार उदारवाद से संबंधित है। वहीं मैकवर्न ने उदारवाद को दो पृथक तत्वों लोकतंत्र और व्यक्तिवाद का मिश्रण कहा है। वहीं सामाजिक अभियांत्रिकी का सिद्धांत प्रस्तुत करने वाले उदारवादी विचारक जो हैं उनका नाम कार्ल पापर है और इन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज के अंतर्गत जो है इस सामाजिक अभियांत्रिकी का सिद्धांत प्रतिपादित किया है जो उदारवाद से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, मिल के मत में राज्य का कार्य है। ऑप्शन ए मानव कल्याण की परिस्थितियां उत्पन्न करना, ऑप्शन बी शैक्षिक कार्य, ऑप्शन सी आर्थिक कार्य और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, लास्की ने राज्य के क्या कार्य बताए हैं? ऑप्शन ए उद्योगों पर नियंत्रण करना, ऑप्शन बी सामाजिक हित के कार्य, ऑप्शन सी आर्थिक कार्य और ऑप्शन डी उपरोक्त समस्त कार्य। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, उपरोक्त समस्त कार्य लास्की ने राज्य के कार्यों के अंतर्गत सम्मिलित किए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसका उदारवाद से मेल नहीं है? ऑप्शन ए बुर्जुआ राज्य, ऑप्शन बी प्रतिनिधि सरकार, ऑप्शन सी लोक कल्याणकारी राज्य, ऑप्शन डी सीमित सरकार। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बुर्जुआ राज्य जो है वो मार्क्सवाद की विचारधारा से जुड़ा हुआ है, बाकी प्रतिनिधि सरकार, लोक कल्याणकारी राज्य और सीमित सरकार जो है उदारवाद से जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न है, मैकाइवर के मतानुसार राज्य का कार्य नहीं है। ऑप्शन ए समाज में एकता बनाना, ऑप्शन बी धार्मिक कार्य, ऑप्शन सी सुरक्षा एवं नियंत्रण संबंधी कार्य और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, मैकाइवर के अनुसार धार्मिक कार्य जो होते हैं वो राज्य के कार्यों के अंतर्गत नहीं आते हैं। साथियों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें पी आपकास्ट तैयारी के लिए। आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है आप सभी लोगों के लिए और बेहतर करने का। उम्मीद करते हैं आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी और लाइक करते हुए आगे जरूर बढ़ेंगे। वहीं अब बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, व्यक्तिवाद की प्रमुख मान्यता क्या है? ऑप्शन ए व्यक्ति की स्वच्छंदता, ऑप्शन बी आर्थिक स्वतंत्रता, ऑप्शन सी अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर पूर्ण स्वतंत्रता, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर पूर्ण स्वतंत्रता जो है वो व्यक्तिवाद की प्रमुख मान्यताएं हैं। अब व्यक्तिवाद की कुछ प्रमुख मान्यताओं पर नजर डाल लेते हैं, जैसे उदारवाद जो है उसके अंतर्गत जो प्रमुख मान्यताएं सम्मिलित की जाती हैं वो है व्यक्ति मनुष्य विवेकशील प्राणी मानता है उदारवाद, और अगला पॉइंट है व्यक्ति के हित एवं सामान्य हित में कोई बुनियादी टकराव नहीं है उदारवाद के अनुसार, और उदारवाद व्यक्ति को कुछ प्राकृतिक अधिकार देता है। वहीं अगला पॉइंट जो है नागरिक समाज एक कृत्रिम उपकरण है जिसका ध्येय मनुष्यों का हित साधन है। वहीं अगला पॉइंट जो है मान्यताएं जो है उदारवाद की उसके अंतर्गत हम डिस्कस कर सकते हैं कि उदारवाद अनुबंध की स्वतंत्रता में विश्वास करता है, उदारवाद केवल संवैधानिक प्रशासन को ही मान्यता देता है। तो ये कुछ प्रमुख मान्यताएं हैं जो उदारवाद से जुड़ी हुई हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, तो अगला प्रश्न है दोस्तों आप सभी के लिए, उदारवाद का सबसे अधिक आवश्यक सिद्धांत क्या है? ऑप्शन ए समानता, ऑप्शन बी सामाजिक न्याय, ऑप्शन सी स्वतंत्रता और ऑप्शन डी जनतंत्र। राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उदारवाद का सबसे आवश्यक सिद्धांत जो है वो स्वतंत्रता है। वहीं आपको बता दें उपयोगितावादी राज्य का उदारवादी सिद्धांत है और इस विचारधारा के प्रमुख समर्थक बेंथम और जॉन स्टुअर्ट मिल हैं। इन्होंने राज्य के कार्यों को नकारात्मक ढंग से अभिव्यक्त किया है। वहीं आपको बता दें ये विचारक व्यक्ति के मामले में कम से कम हस्तक्षेप का समर्थन करते हैं और अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख उपयोगितावाद का हृदय वाक्य है, और ये जो आपको बता दें उदारवाद से ही जुड़ा हुआ शब्द है। अगला प्रश्न है, उदारवादी सिद्धांत कहाँ राजनीतिक नहीं बल्कि विधिक है? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी फ्रांस और ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, फ्रांस में उदारवादी सिद्धांत राजनीतिक नहीं है, विधिक है। हमने बताया कि जो उदारवाद है वो दो
प्रकार का होता है, एक सकारात्मक उदारवाद, एक नकारात्मक उदारवाद। सकारात्मक उदारवाद को विकसित करने का श्रेय टी.एच. ग्रीन एवं बर्नार्ड बोसांके को जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उदारवाद के जनक हैं। ऑप्शन ए लॉक, ऑप्शन बी हाब्स, ऑप्शन सी ग्रीन और ऑप्शन डी मैकियावेली। राइट आंसर आप सभी लोग जानते हैं, उदारवाद का जनक जॉन लॉक को माना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, आधुनिक उदारवाद का जनक किसे माना जाता है। ऑप्शन ए ग्रीन, ऑप्शन बी ब्रेडले, ऑप्शन सी बोसांके और ऑप्शन डी लॉक। राइट आंसर आप सभी का होगा ऑप्शन नंबर ए, आधुनिक उदारवाद का जनक जो है वो ग्रीन को माना जाता है। और वहीं अगर हम बात करें इसके अंतर्गत अन्य प्रमुख जो विचारक सम्मिलित हैं उनमें जे.एस. मिल, जे.एच. लास्की, आर.एच. टानी तथा एल.टी. हाबहाउस जो है इससे जुड़े हुए प्रमुख विचारकों के रूप में आते हैं। आधुनिक उदारवाद का प्रमुख लक्ष्य है समाज के सभी वर्गों के हितों की रक्षा करना। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य की उत्पत्ति के संबंध में उदारवाद सहमत है। ऑप्शन ए शक्ति के सिद्धांत में, ऑप्शन बी सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत में, ऑप्शन सी स्वाभाविक उद्भव शक्ति संबंधी ग्रीक सिद्धांत में और ऑप्शन डी दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत में। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में उदारवाद की मान्यता है कि राज्य का उदय सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत के द्वारा हुआ है। अगला प्रश्न है दोस्तों, उदारवाद के संबंध में जो है क्या सत्य है। ऑप्शन ए एक विकासशील विचारधारा है, ऑप्शन बी एक परिपक्व धारा है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उदारवाद एक विकासशील विचारधारा है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, आधुनिक उदारवाद का मार्गदर्शक है। ऑप्शन ए तर्क यानी रीजन, ऑप्शन बी दर्शन या फिलॉसफी, ऑप्शन सी विचारधारा यानी आइडियोलॉजी और ऑप्शन सी द्वंद्वात्मक विधि। तो राइट आंसर इसका क्या बनने वाला है, आप सभी लोग फटाफट कमेंट करें। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तर्क जो है आधुनिक उदारवाद का मार्गदर्शक माना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बर्क किस तरह का विचारक माना जाता है। ऑप्शन ए उदारवादी, ऑप्शन बी अनुदारवादी और ऑप्शन सी साम्यवादी और ऑप्शन डी समाजवादी। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, बर्क को अनुदारवादी विचारक माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, आर्थिक उदारवाद का समर्थक कौन था। ऑप्शन ए रॉबर्ट ओवन, ऑप्शन बी जी.डी.एच. कोल और ऑप्शन सी एडम स्मिथ, ऑप्शन डी सेंट साइमन। राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, एडम स्मिथ को आर्थिक उदारवाद का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सकारात्मक उदारवाद बहुत समीप है किसके। ऑप्शन ए साम्यवाद के, ऑप्शन बी राष्ट्रीय समाजवाद के, ऑप्शन बी श्रेणी समाजवाद के और ऑप्शन डी प्रजातांत्रिक समाजवाद के। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, सकारात्मक उदारवाद जो है बहुत हद तक प्रजातांत्रिक समाजवाद के समीप है। अगला प्रश्न है, उदारवाद को इस युग का सर्वाधिक विवादग्रस्त शब्द कौन मानता है। ऑप्शन ए मैक्स लर्नर, ऑप्शन बी मैकफरसन, ऑप्शन सी लास्की और ऑप्शन डी हुकर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, मैक्स लर्नर ने उदारवाद को इस युग का सर्वाधिक विवादग्रस्त शब्द माना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, उदारवाद की आत्मा किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है आप उदारवाद की आत्मा किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए लास्की, ऑप्शन बी लॉक, ऑप्शन सी सार्टोरी और ऑप्शन डी मैकाइवर। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, उदारवाद की आत्मा जॉन लॉक को कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, उदारवाद ने किसके विकास में सहायता की। ऑप्शन ए पूंजीवाद, ऑप्शन बी समाजवाद और ऑप्शन सी फांसीवाद और ऑप्शन डी आदर्शवाद। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, उदारवाद ने पूंजीवाद की विकास में सहायता की है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है दोस्तों, उदारवाद को 19वीं सदी में सकारात्मक उदारवाद में किसने परिवर्तित किया। ऑप्शन ए स्पेंसर ने, ऑप्शन बी टी.एच. ग्रीन ने, ऑप्शन सी मार्क्स ने और ऑप्शन डी मैकबर्न ने। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, सकारात्मक उदारवाद का जो कॉन्सेप्ट है वो टी.एच. ग्रीन का हुआ है और इन्होंने 19वीं सदी में उदारवाद को सकारात्मक उदारवाद की और मूव कर दिया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, उदारवाद का दूसरा प्रमुख सिद्धांत क्या है। ऑप्शन ए मार्क्सवाद, ऑप्शन बी उपयोगितावाद और ऑप्शन सी फांसीवाद और ऑप्शन डी अराजकतावाद। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, जो उपयोगितावाद है वो उदारवाद का दूसरा प्रमुख सिद्धांत है।
और उपयोगितावाद के जनक के रूप में बेंथम को जाना जाता है। और बेंथम ने यह दावा किया था कि राज्य को उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए अधिकतम लोगों का अधिकतम हित करना चाहिए, और उन्होंने उपयोगिता का महत्व के परिणाम के आधार पर बताया, यदि कविता पढ़ने एवं कंचा खेलने के समय आनंद आता है तो दोनों में कोई अंतर नहीं है। जैसमिल ने इसका खंडन करते हुए इसमें गुणात्मक भेद को स्पष्ट किया तथा कहा, एक संतुष्ट सुअर से असंतुष्ट सुकरात का जीवन अच्छा है। और इस प्रकार मिल जो है तत्कालीन परिणाम के साथ साथ उसके दीर्घकालीन गुणात्मक महत्व पर ध्यान देते हैं। तो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा कि एक संतुष्ट सुअर की अपेक्षा एक असंतुष्ट सुकरात होना कहीं अच्छा है। यह कथन किसका है? तो ये कथन आपको बता दें J.S. मिल महोदय का है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्न में से आधुनिक उदारवादी किसकी रक्षा करना चाहते हैं? ऑप्शन ए श्रमिक वर्ग की, ऑप्शन बी भूस्वामी वर्ग की, ऑप्शन सी पूंजीपत वर्ग की, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आधुनिक उदारवादी विचारक श्रमिक वर्ग की रक्षा करना चाहते हैं। अगला प्रश्न है, 20वीं सदी में उदारवादी चिंतन धारा किस ओर मुड़ी है? ऑप्शन ए व्यक्ति की ओर, ऑप्शन बी राज्य की ओर, ऑप्शन सी समष्टि की ओर, और ऑप्शन डी औद्योगिकरण की ओर। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समष्टि की ओर मुड़ी है। अगला प्रश्न है, उदारवाद ऐसी नीति में विश्वास और उसके प्रति प्रतिबद्धता है जिनका सामान्य उद्देश्य व्यक्ति की अधिकतम स्वतंत्रता है। उपयुक्त कथन किस विचारक का है? ऑप्शन ए लॉक का है, ऑप्शन बी डेविड स्मिथ का है, ऑप्शन सी पीटर मर्कल का है, और ऑप्शन डी जॉर्ज सेबाइन का है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, यह कथन डेविड स्मिथ महोदय का है। अगला प्रश्न है, नकारात्मक उदारवाद की नीति का अनुसरण करने वाला राज्य क्या होता है? ऑप्शन ए जो है स्वतंत्र व्यापार की अनुमति देता है परंतु उत्पादन और वितरण पर अपना नियंत्रण बनाए रखता है, और ऑप्शन बी है मूल्य पर नियंत्रण रखता है परंतु श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन अथवा अधिकतम कार्य के घंटे नहीं निर्धारित करता है। ऑप्शन सी है स्वतंत्र व्यापार, स्वतंत्र विनिमय और स्वतंत्र जो है संविदा की अनुमति देता है, और ऑप्शन डी है उस अधिकतम संपत्ति की सीमा निर्धारित कर देता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, नकारात्मक उदारवाद की जो नीति है वो स्वतंत्र व्यापार, स्वतंत्र विनिमय और स्वतंत्र संविदा की अनुमति देता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, आधुनिक उदारवादियों में सर्वाधिक सम्मानित कौन है? ऑप्शन ए लास्की, ऑप्शन बी बोंदा, ऑप्शन सी मार्क्स और ऑप्शन डी हीगल। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। आधुनिक उदारवादियों में सर्वाधिक सम्मानित जो है वो लास्की है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। सकारात्मक उदारवाद का विश्वास है कि समाज में सामंजस्य की प्राप्ति हो सकती है यदि ऑप्शन ए व्यक्ति अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो जाएं, ऑप्शन बी व्यक्ति राज्य के आदेशों का पूर्णतया पालन करें, ऑप्शन सी राज्य अपनी हस्तक्षेप की नीति का परित्याग कर दे और कल्याणकारी कार्य करे, ऑप्शन डी व्यक्ति संगठन जन कल्याणकारी कार्यों को करें। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, उपयोगितावाद का सिद्धांत किसके नाम से जुड़ा है? ऑप्शन ए ग्रीन, ऑप्शन बी माओ, ऑप्शन सी गार्नर और ऑप्शन डी बेंथम। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, आप सभी लोगों को इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट करना है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयोगितावाद का सिद्धांत बेंथम ने दिया हुआ है। वहीं अब कुछ प्रमुख उदारवादी विचारधाराएं जो कई भागों में बट गई, उनके अनुसार राज्य क्या है? तो सबसे पहले जो परंपरागत उदारवाद है वो राज्य को एक आवश्यक बुराई मानता है। वहीं उदारवाद जो आदर्शवाद की धारणा में है वो राज्य को एक आवश्यक भलाई मानता है। हीगलवादी जो आदर्शवाद है वो राज्य को नैतिकता एवं विधिकता की अभिव्यक्ति मानता है। वहीं मार्क्सवाद जो है वो राज्य को एक उत्पीड़क संस्था के रूप में परिभाषित करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, और आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न होगा। तो इस प्रश्न पर को देखते हैं, उदारवाद को किस दृष्टि से अपूर्ण माना गया है? ऑप्शन ए नैतिक, ऑप्शन बी आर्थिक, ऑप्शन सी सामाजिक और ऑप्शन डी व्यक्तिगत। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, उदारवाद को नैतिक दृष्टि से अपूर्ण माना गया है। तो कुल मिलाकर के यहाँ से जो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आप सभी को ध्यान रखना है, ठीक है, कि उदारवाद का जनक कौन है? जॉन लॉक है। किस पुस्तक में उन्होंने इसका वर्णन किया है? उस पुस्तक का नाम याद रखना है, टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट्स। और इसके साथ साथ जितने भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट इस पॉइंट से यानी कह सकते हैं हम उदारवाद से बन सकते थे, उन सभी को इस वीडियो में सम्मिलित करने का प्रयास किया गया है। और उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा, और आगामी परीक्षाएं जो आप सभी की आ रही हैं, जहां पर राजनीति विज्ञान आप सभी लोगों ने सब्जेक्ट के रूप में चुना है, वहां ये एग्जाम्स में काफी हेल्पफुल साबित होंगे।
तो इसी के साथ इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा है छोटा सा कमेंट कर दें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें, जिससे हमें मोटिवेशन मिले आपके लिए और बेहतर और अच्छा करने का, जिससे आपके एग्जाम्स में अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस जो आए वो हमारी ही वीडियोस के लिए आए। तो आप सभी के सुझाव भी आमंत्रित हैं और लाइक जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें लेटेस्ट अपडेट और न्यू वीडियो की अपडेट पाने के लिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी साथियों का दिन शुभ हो, आप सभी की परीक्षाएं बेहतर जाएं।